हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, यूपी कैड एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है आपका, तो उसके लिए इस चैनल पर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज लाई जा चुकी है। तो ये उसका पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम आज स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के लेक्चर के जो क्वेश्चन है वो इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 3 to 1 नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं। तो इसमें आज हम स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेवल एकदम एग्जाम का है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी लेवल के यहाँ पर हमने प्रश्न रखे हैं। ठीक है, तो और ये ऊपर से जो ये लेक्चर होगा ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, दोनों तरह के मीडियम के स्टूडेंट आसानी से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इंडियन कैटल ब्रीड इज फेमस फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सी ब्रीड जानी जाती है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो उसके लिए बात करें, ऑप्शन में है साहिवाल, नागौरी, कांकरेज और हल्लीकर। तो दोस्तों, जो हाई मिल्क प्रोडक्शन वाली जो ब्रीड है वो इंडिया में साहिवाल है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये ब्रीड है साहिवाल जो इस फोटो में दिखाई गई है। ठीक है, इस तरह से दिखती है। तो भारत जो साहिवाल है वो भारत की सबसे प्रसिद्ध दुग्ध कैटल ब्रीड है। यह पंजाब और हरियाणा क्षेत्र की देसी ब्रीड है, जो प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध देती है और इसे गर्मी सहन करने की अत्यधिक क्षमता होती है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। तो इसको हीट टॉलरेंट क्वीन भी कहा जाता है। तो इसका एक और नया नाम है हीट टॉलरेंट क्वीन। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो मोंटगोमरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हॉर्न्स इन काल्व्स इज कॉल्ड। कि बछड़ों में सींग हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको जानना बहुत आसान है। सींग को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। और डीहॉर्निंग क्या हो जाएगा, सींग को हटाना। तो जो सींग हटाने की प्रोसेस वो क्या कहलाती है, डीहॉर्निंग कहलाती है। कैस्ट्रेशन में क्या होता है, कैस्ट्रेशन में जो है इसमें हिंदी में लिखा है बंध्याकरण। इसमें क्या करते हैं कि जो मेल एनिमल होता है उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें जो ब्लड फ्लो होता है उन वेंस को ब्रेक कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो एनर्जी है वो वर्क जो मतलब फील्ड वर्क है उसमें उसका यूज किया जाए, और उसका जो है प्रोडक्शन पर्पज में उसका कोई यूज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉगिंग। डॉगिंग सीप में करते हैं, शेयरिंग भी सीप में करते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम से और समझ लेते हैं। आप भी ये देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बछड़ा का फोटो लगाया हमने। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके जो हॉर्न बड हैं वो यहाँ पर ब्रेक की जा रही है। ठीक है, उनको एकदम ब्लॉक किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है डिहॉर्निंग बछड़ों में सींग हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसे रासायनिक माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें जो रासायनिक माध्यम है तो इसमें स्पेशली आता है कास्टिक पोटास की छड़ों से रगड़ा जाता है, जिससे जो उसकी बर्ड्स होती हैं, हॉर्न की बर्ड्स जो होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और उनका ब्लड फ्लो वहाँ पे नहीं पहुँचता, तो फिर सींग नहीं बनता। ठीक है, तो कास्टिक पोटास का यूज करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है ये। या हॉट आयरन का यूज कर सकते हैं, या सर्जिकल द्वारा किया जाता है। सबसे बेस्ट कास्टिक पोटास ही माना जाता है। फिर है बंध्याकरण। कैस्ट्रेशन में आपको बता चुका हूँ, नर जानवरों के जो है जो वेंस रहती है उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। डॉकिंग भेड़ में होती है, जिसमें उनकी पूंछ को काट दिया जाता है जिससे कि ऊन गंदी ना हो। और शेयरिंग क्या कहलाता है, ऊन को कतरना शेयरिंग कहलाता है, ये भी भेड़ में करते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। डॉगिंग किस में करते हैं, डॉगिंग भी हमें सीप में देखने को मिलती है। ठीक है, उसकी पूंछ को काट देते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ टेल। तो ये क्या है, डॉगिंग कहलाता है। शेयरिंग ऊन की कतराई जो करते हैं वो शेयरिंग होता है, तो ये भी सीप में देखने को मिलता है। और डिहॉर्निंग ये कैटल्स में। ठीक है, कैस्ट्रेशन भी ये कैटल में, और वैसे भी कैटल, यहाँ पर कैटल भी हो सकता है, भैंसों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ बकरियों में भी कैस्ट्रेशन करते हैं, जो बकरे रहते हैं, मेल जो ही गोट रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे आप समझ गए होंगे टर्म किससे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच विटामिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड इन रूमेन ऑफ कैटल। तो इसमें ऐसा कौन सा विटामिन है जो पशुओं के रूमेन में, रूमेन क्या होता है, उनके मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी का एक पार्ट होता है, रूमन रेटिकुलम ओमेजम एवोमेजम। तो उसी में जो रूमेन वाला जो पार्ट है तो उसमें कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है वो पूछा गया है। ऑप्शन में विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो दोस्तों, जो रूमेन में विटामिन सिंथेसाइज होती है वो है आपकी
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि जो रूमेन है इसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा रहते हैं जो क्या करते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण में हेल्प करते हैं। रूमेन बैक्टीरिया B1, B2, B6, B12 ये विटामिन के अलग अलग विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स के, विटामिन बनाते हैं। और विटामिन ए हरे चारे में, और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में, और विटामिन सी पौधों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था रूमेन का स्पेशली पार्ट, तो रूमेन में B1, B2, B6, B12 सिंथेसाइज होते हैं। ये डायग्राम आप कैटल का देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि इनका जो अलग अलग पार्ट हैं वो कैसे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आहार नाल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से मतलब पशु जो भी चारा खाता है तो वो पहले आके कहाँ पे आता है, तो सबसे पहले ये यहाँ से एंटर किया, एक सेकेंड, यहाँ से ये सीधा कहाँ पे गया, ये जो इसका ये बड़ा वाला पार्ट आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे ये रूमेन रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रूमेन है। तो रूमेन में ये स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। तो जो आप जुगाली, आप जानते हैं जानवर जो जुगाली करते हैं क्या करते हैं, पहले फूड बोना स्टोर कर लेते हैं, फिर वो चबाते रहते हैं, फिर उसका फिर रिटर्न होकर रूमेन में आता है, फिर यहाँ पर उसका फर्मेंटेशन होता है। तो ये पहला हो गया, रूमेन हो गया। उसके बाद ये किस में जाता है, फिर यहाँ से ये आगे आके ये जो है इधर आता है रेटिकुलम में। ठीक है, रेटिकुलम में आ जाता है। तो रेटिकुलम के बाद ये ओमेजम में जाता है, ओमेजम के बाद एवोमेजम में यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये पूरा इंटेस्टाइन में इसको जो है कंज्यूम कर लेते हैं और बाद में वेस्ट आउट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी किस तरह से इसमें सारी प्रोसेस होती हैं। तो आप समझ गए होंगे रूमेन में, तो जो यही वाला जो पार्ट था ये आप लाइट रेड में जो देख पा रहे होंगे, इसी में जो है क्या होता है, इसी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ कैटल इज अप्रोक्सीमेटली। तो कैटल का बॉडी टेम्परेचर पूछा गया है। तो कैटल का पूछा गया तो ऑप्शन में है 35 डिग्री, 40 डिग्री, 38.5 डिग्री और 42 डिग्री। तो दोस्तों जो कैटल का टेम्परेचर रहता है वो होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार पूछा गया है, आप सबके याद रखें सभी के टेम्परेचर जो जितने भी एनिमल्स हैं। फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने और भी जानवरों का मेंशन कर रखा है। तो पशुओं का सामान्य शरीर तापमान 38.5 डिग्री होता है, ये स्पेशली गाय की बात हो रही है। भैंस का तापमान 38.2 डिग्री, बकरी का 39 डिग्री, भेड़ का 39.5 डिग्री और मुर्गी का लगभग 41 डिग्री टेम्परेचर होता है। 40 डिग्री से अधिक हो तो उसे बुखार बोलते हैं, और 37 डिग्री से कम हो तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, जिसमें टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और तापमान सुबह 6 से 8 बजे सबसे कम होता है, और शाम को 4 से 6 बजे भी सबसे अधिक होता है। तो ये भी आप जो टाइम लैप्स है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक हमने टूल मेंशन कर रखा है, ये है नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये बिना टच में आए हुए बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है। इसमें एक एलसीडी डिस्प्ले होती है, एलईडी बैकलाइट होती है, नॉन कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, फास्ट एंड एक्यूरेट, बहुत तेजी से रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क फीवर इन डेयरी कैटल अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो एक इनमें मतलब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है फिर मिल्क फीवर के नाम से, तो वो किस वजह से आता है। तो ये आप समझते होंगे कि फीवर है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। ये अकेला ऐसा केस देखने को मिलता है जिसे हम बोलते तो मिल्क फीवर है, बट इसमें एनिमल्स का टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और ये किस तत्व की कमी से होता है वो यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस में है आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो दोस्तों जो कैटल्स होते हैं, जो मतलब जो जानवर दूध देते हैं, तो जिनका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता होगा मिल्क के जो बेसिक कंपोनेंट है उनमें कैल्शियम भी आता है। तो उनकी बॉडी से ज़्यादा कैल्शियम डिस्चार्ज होता है मिल्क के माध्यम से। तो उनको क्या होता है, अगर प्रॉपर सप्लीमेंट ना दिया जाए, टाइमली उनका मैनेजमेंट ना किया जाए, तो उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे वीकनेस आने लगती है। और वही जब ज़्यादा बढ़ जाता है वो सीन, तो फिर वो क्या कहलाता है, मिल्क फीवर कहलाता है। तो ये जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, कैल्शियम की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो है मिल्क फीवर या पार्चमेंट पैरेसिस दुग्ध पशुओं में कैल्शियम की अचानक कमी से होता है। और ये क्या होता है, जब काल्विंग के बाद दूध में कैल्शियम जाने से ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम घट जाता है, जो भी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें क्या होता है कि पशु बैठ जाएगा या गिर जाएगा, मतलब कमजोरी आ जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। इलाज में क्या है, फिर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 500
1000 ml या जो भी डॉक्टर्स इसमें सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इनकी रोकथाम करने के लिए क्या करें कि लो कैल्शियम डाइट प्री काल्विंग आप दे सकते हैं। बाद में इसमें क्या होता है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इनके एनालॉग सप्लीमेंट दिया जाता है जिसमें कैल्शियम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फूट एंड माउथ वायरस, तो इसको एफएमडी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो फुट एंड माउथ वायरस से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन में रेबीज वायरस, एफएमडी वायरस, पॉक्स वायरस और रोटा वायरस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका एफएमडी वायरस, ठीक है। तो खुरपका मुंहपका इसको हिंदी में बोलते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये खुरपका मुंहपका बीमारी है। तो ये किसकी वजह से होता है, एफएमडी वायरस की वजह से होता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, पशुओं के माध्यम से यहाँ पे। तो एफएमडी जो खुरपका मुंहपका है ये पाई कोरोना विरिडी कुल के एपिथो वायरस जीनस से होता है, एप्थो वायरस जीनस से होता है। लक्षण में क्या है, मुंह, खुर और जो जबड़े होते हैं ना, फोले पड़ जाते हैं, लार बहना, बुखार आना, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है। इसमें आप ये सिम्टम्स देख पा रहे होंगे, इसको मैं क्लियरली दिखा दूं। यहाँ पर जो मुंहपका का सिम्टम है, एक तो इनका जो माउथ पार्ट रहता है वो अफेक्ट होता है, और जो इनके खुर रहते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, जो उनके पैर होते हैं। जीभ में छाले पड़ जाते हैं तो जानवर चारा नहीं खा पाता है, ठीक है। चलने में भी दिक्कत होने लगती है और बहुत इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जानवर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है एकदम। तो इसका बहुत ही अच्छी तरीके से इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स इन, जो कृत्रिम गर्भाधान है, ठीक है, एआई जिसको बोलते हैं, किस में सहायक होता है, एआई का यूज क्यों किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान का यूज, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन में है इंप्रूविंग ब्रीड्स, रिड्यूसिंग मिल्क, इंक्रीजिंग डिजीज और रिड्यूसिंग फर्टिलिटी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है तो स्पेशली ये नस्ल सुधार करने के लिए किया जाता है। तो आपने जो जैसे प्लांट्स में हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ऐसे मतलब एनिमल लाइफ में क्या होता है कि यहाँ पर ब्रीडिंग देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि 2 अच्छी नस्ल के जो जानवर होते हैं उनका क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। तो उससे हमारी नस्ल सुधर जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कृत्रिम गर्भाधान, तो इसको थोड़ा समझना है। तो इसमें क्या होता है कि जो बुल होता है, या ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसका जो सीमन होता है वो स्टोर कर लिया जाता है वैज्ञानिक निरीक्षण में, वैज्ञानिक सर्वेक्षण में, और उसके बाद डॉक्टर की हेल्प से आर्टिफिशियल तरीके से उसको सही जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फीमेल एनिमल के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि जो आने वाली नस्लें होंगी वो सुधर जाती हैं, उनमें दुग्ध उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा। ये दूध की कमी ये तो होना ही नहीं चाहिए, गलती है। इंक्रीजिंग डिजीज ये भी गलत है, रिड्यूसिंग फर्टिलिटी ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। इंप्रूविंग ब्रीड्स का इंप्रूवमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये देखो एक डॉक्टर के द्वारा ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो सीमेन है वो फीमेल एनिमल के अंदर ये यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि सही तरीके से, और जो सीमन होता है वो बहुत ही सेलेक्टिव एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सुपीरियर बुल होगा, ठीक है, जो सुपीरियर बुल होगा उसका सीमन इकट्ठा करके मादा में डाला जाता है। तो भारत में 100 से ज़्यादा बुल ब्रीडिंग फार्म्स हैं, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से 75% संतान सुधार देखने को मिलता है, डिजीज कंट्रोल देखने को मिलता है, जनन तंत्र रोग रोकथाम और बैल पालन की भी लागत बचती है। तो ये सारे इसके फायदे वाले पॉइंट थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क, तो दूध में प्राथमिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन में सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट यहाँ पर स्पेशली मिल्क का पूछा गया है। तो मिल्क में दोस्तों क्या होता है, मिल्क में हमें यहाँ पर जो है लैक्टोज देखने को मिलता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो लैक्टोज है, इसमें मिल्क शुगर पाई जाती है, इसको ही मिल्क शुगर बोलते हैं। एक्चुअली लैक्टोज क्या है, वो मिल्क शुगर है। जैसे फ्रूट शुगर में क्या होता है, फ्रूट में फ्रक्टोज बोलते हैं, ऐसे मिल्क में मिल्क शुगर लैक्टोज होती है। तो जो लगभग 4.825% होता है, यह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का डाइसैकेराइड फॉर्म है। और सुक्रोज चीनी में पाई जाती है,
ग्लूकोज अंगूर में, शहद में पाया जाता है, फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है, और लैक्टोज असहिष्णुता जिनको होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस कुछ लोगों को होती है, तो उनको दूध पचता नहीं। आपने सुना होगा कि इनको दूध नहीं पचता, कुछ बच्चों को दूध नहीं पचता, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, इस वजह से उनको नहीं पचता। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या आपको समझना था। पहला तो ये कि मिल्क शुगर कौन सी है, तो वो आपकी लैक्टोज है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, मिल्क शुगर क्या है, मिल्क शुगर होती है लैक्टोज। और यहाँ पे जो है शुगर केन में क्या हमें देखने को मिलती है, शुगर केन में या शुगर में, चीनी में, तो जो चीनी होती है उसमें क्या है, यहाँ पे सुक्रोज है। और नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेप्स में, तो ग्रेप्स में ग्लूकोज, और ग्रेप्स को छोड़ के जो और फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या है, उनमें फ्रक्टोज देखने को मिलता है। तो आपको ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच बफेलो ब्रीड इज नोन एज हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया। स्टार्टिंग में कैटल का पूछा गया था, तो वहाँ पर साहिवाल थी। अब भैंस का पूछा गया है, तो भैंस का देख लेते हैं। ऑप्शन में है मुर्रा, जाफराबादी, सूरती और भदावरी। तो दोस्तों जो मिल्क की हायर प्रोड्यूसर है इंडिया में, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग ब्रीड है, वो है आपकी मुर्रा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है उसमें यहाँ पर पहले मुर्रा को देख लेते हैं। आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये मुर्रा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बफेलो ब्रीड है, जिसे ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। तो आप इसको एकदम नोट डाउन कर लें। ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्पादन इसका है 10 से 15 लीटर पर डे, अधिकतम 25 लीटर। इसका रंग काला होता है, सींग घुमावदार होते हैं। और इसका जो नाम है ना मुर्रा, ये क्यों पड़ा है, इसके जो सींग है, तो सींग कैसे रहते हैं, इसके सींग ऐसे थोड़े घूमे घूमे से रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से सींग इसके घूमे घूमे रहते हैं, ये इसकी मेन पहचान है। तो ये सींग कैसे मुर्रे हुए हैं, तो मुर्रे हुए की वजह से क्या बोलते हैं, इसको मुर्रा बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोलेस्ट्रम इज रिच इन। तो पहला समझे कोलेस्ट्रम होता क्या है। तो जब बछड़ा हो जाता है या जो भी कटड़े हो जाते हैं, उनके बाद जो पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहीं कहीं खीस भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में फैट है, एंटीबॉडीज़ है, शुगर एंड मिनरल्स। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि जो भी बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको बचाता है बीमारियों से, उसकी सुरक्षा करता है। तो इसमें एंटीबॉडीज़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आप देख पा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन 14-16% होती है, फैट से 7% होती है, विटामिन भी देखने को मिलती है, ए डी ई मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है। ठीक है, तो ये जो मतलब कालविंग होती है उसके 24 घंटे के भीतर दिए जाने पर तो बच्चों में क्या होती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। और ये कैसी इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी टाइप का ये रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और स्पेशली ये जो आईजीजी टाइप का है ना, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द जेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज अप्रोक्सीमेटली। तो गाय की गर्भावस्था अवधि कितनी है वो पूछी गई है। तो ऑप्शन में 150 दिन, 220 दिन, 280 दिन और 330 दिन। तो दोस्तों यहाँ पर जो गाय की जेस्टेशन पीरियड होता है गाय का, वो 280 डेज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 280 डेज इसका राइट आंसर था। यहाँ पर जिसको 9 मंथ्स 10 डेज में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। बफेलो का कितना होता है, 310 दिन। आप इनको याद रखिए। जैसे जरूरी नहीं कि मैंने गाय का पूछा तो वो पेपर में भी गाय का ही है, वहाँ पर होता है भैंस का पूछ ले, बकरी का पूछ ले। तो मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो गाय का 280 दिन है, तो बफेलो का कितना है, 310 दिन। ठीक है, यहाँ पर बकरी का 150 दिन, भेड़ का 152 दिन और घोड़ी का 330 से 345 दिन। और जो टपिंग की तारीख से 280 दिन जोड़ने पर एक्सपेक्टेड काल्विंग डेट मिलती है। तो फिलहाल आपको क्या क्या याद रखना है, गाय का याद रखना है, भैंस का याद रखना है, बकरी का, भेड़ का। इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा, घोड़ी के बहुत ही कम चांस है पूछने के, बट आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्टाइटिस अफेक्ट विच ऑर्गन इन डेयरी एनिमल्स। तो जो थनैला होता है, ये थनैला एक बीमारी है। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, थनैला है तो थन में अफेक्ट करता होगा। दूध पशुओं में किस अंग को प्रभावित करता है, तो थनैला जो है वो थन को प्रभावित करता है, अडर को करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसमें होता है क्या, वो एक बार समझ लेते हैं।
तो जो मास्टाइटिस है या थनैला या थन की सूजन जो होती है ये क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो दुग्ध पशुओं के थन में होता है, ये थन के ऊतक जो मेमोरी ग्लैंड टिश्यूज होते हैं उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और ई कोलाई के कारण होती है। लक्षण क्या है इसके, दूध में पीठ या खून, थन लाल हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे और दुग्ध उत्पादन एकदम घट जाएगा। और ये सबसे कॉस्टली डेयरी डिजीज है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसमें जो है इंडिया में लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का पर ईयर नुकसान सिर्फ इस थनैला बीमारी से देखने को मिलता है। तो इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। मेन चीज़ें इसमें जो जो भी पशु होता है उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फीड इज रिच इन प्रोटीन, कौन सा चारा प्रोटीन में समृद्ध है, मीन्स किसमें प्रोटीन ज़्यादा पाई जा रही है। ऑप्शन में है स्ट्रॉ, मक्का, तेल खली या मोलेसेस। तो दोस्तों जो ऑयल केक्स होती हैं इनमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो कर लें, क्योंकि जब तक पेपर नहीं हो जा रहा आपको हर तरह का कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। और एग्जाम होने के बाद भी काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक सारा प्रोसेस इस चैनल पर बताया जाएगा। उसके अलावा इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, मिशन यूपी कैडेट 2627, तो आप वो भी 2027 वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो उसमें क्या है कि उसमें हर तरह के स्टूडेंट्स ऐड हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो वहाँ से पास आउट हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी काउंसलिंग में। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम में। और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर, तेल खली, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे मूंगफली की खली में 40-45%। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि खली क्या होता है उनको मैं समझा दूँ एक बार। खली क्या होता है, जैसे आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ सरसों का। तो सरसों का आप जब भी कभी कोल्हू पे जाते होंगे, कारखाने पे जाते होंगे, वहाँ पर जब उसकी पिराई हो जाती है तो जब तेल निकल जाता है जो पार्ट बचता है तो उसको खली बोलते हैं, इंग्लिश में केक बोलते हैं। तो ऐसे ही मूंगफली की खली होगी तो इसमें 40 से 45% प्रोटीन होता है। सरसों की खली में 35 से 38%, सोयाबीन की खली में 44 से 48%, भूसे में 3 से 4%, मक्के में 8 से 10% और गुड़ में 3% प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कंसनट्रेट्स फीड का एक मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस इज कॉल्ड, कि दूध को निश्चित तापमान पे गर्म करना जिसमें उसमें जो रोगजनक चीजें हैं वो नष्ट हो जाएं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली मिल्क से संबंधित पूछा गया, ठीक है। तो पहला तो स्टरलाइजेशन, पास्चराइजेशन और यहाँ पर गर्म भी कर रहे हैं, होमोजेनाइजेशन और फर्मेंटेशन। तो पहले मैं आपको क्रम से बता दूं, स्टरलाइजेशन तो होता तो है कि ये मतलब जो भी पैथोजन उनको नष्ट करना, बट इसमें कोई गर्म करने का ऐसा कुछ हमें कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये गलत हो जाता है। होमोजेनाइजेशन में ये तो किसी घोल से संबंधित है कि किसी चीज़ को हम अगर एक जैसा बनाना चाहें, बिल्कुल पूरा सोल्यूशन एक जैसा बन जाए, उसको होमोजेनाइजेशन बोलते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, किसी चीज़ का सड़ना, जिसको हिंदी में किण्वन बोलते हैं। ये बैक्टीरिया की हेल्प से, जैसे ब्रेड बनाते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन देखने को मिलता है, जो अल्कोहल बनती है उसमें फर्मेंटेशन देखने को मिलता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बचता है वो है पास्चराइजेशन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा जो पैकेट मार्केट में दूध के बिकते हैं तो वो पॉस्चराइज्ड मिल्क होते हैं, तो इसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। इसके भी 2-3 अलग अलग स्टेप हैं। तो पास्चराइजेशन में दूध को, ये देखो 2-3 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक तो ST/ST है, एक LT/LT है। तो ST/ST क्या होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, मतलब ज़्यादा तापमान और कम समय। तो यहाँ पर 72 डिग्री पर गर्म करते हैं 15 सेकेंड के लिए, तो ये ST/ST हो गया। फिर बात करें LT/LT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, कम तापमान और लो, इसमें है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, कम तापमान पे और लंबा समय। तो वो क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे पहले यहाँ 72 डिग्री था, अभी 63 डिग्री पे है और 30 मिनट लगभग आधे घंटे तक दूध को गर्म किया जाता है। तो या तो आप ये वाली प्रोसेस अपना सकते हैं या ये वाली अपना सकते हैं, दोनों ये पॉस्चराइजेशन में ही आती हैं। और इसमें इसका मेन फायदा क्या है कि रोगजनक जो होते हैं, इसमें माइक्रोब्स होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। और इसकी खोज करी थी लुईस पॉस्चर ने, तो इन्हीं के नाम पे पॉस्चराइजेशन पड़ा, 1864 में इन्होंने खोज करी थी। और स्टरलाइजेशन में क्या होता है, 121 डिग्री पर होमोजेनाइजेशन, वसा कणों को तोड़ना, फर्मेंटेशन, दही पनीर बनना, ये अलग अलग चीजें हैं। बट जो मिल्क से संबंधित था, जो भी पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर होगा पॉस्चराइजेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डायग्राम मेंशन किया है, इसमें ये एक यूनिट लगी हुई है पास्चराइजेशन प्रोसेस की। तो यहाँ से मिल्क एंटर किया तो मिल्क के जो भी एंजाइम रहते हैं जो बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखो ये रेड में है, मतलब इसकी हीटिंग कर रहे हैं। तो इसमें
क्या होता है, व्हेन द एंजाइम्स गो थ्रू हीट ट्रीटमेंट दे आर डिनेचर्ड एंड बिकम अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली। तो एंजाइम्स यहाँ पर इनएक्टिव हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया भी यहाँ पे नष्ट होने लगते हैं। उसके बाद जैसे हीट वॉश, उसके जस्ट बाद इसको हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम कंटिन्यूज टू द कूलिंग ट्रीटमेंट एंड स्टिल अनेबल टू फंक्शन। अब यहाँ पर अनेबल हो गए, एकदम कोई काम नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया फिर ग्रो ही नहीं कर पाता है, तो इससे हमारा मिल्क लंबे टाइम तक सेफ बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, रानीखेत डिजीज इफेक्ट्स। तो रानीखेत रोग किसे प्रभावित करता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन में गाय, मुर्गी, बकरी और भेड़। तो रानीखेत ये पोल्ट्री का एक डिजीज है, बहुत ही खतरनाक डिजीज है। ठीक है, तो रानीखेत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिसको न्यू कैसल डिजीज बोलते हैं, जो कि पैरामाइक्सो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, टाइप 1 के द्वारा। लक्षण क्या है, सांस फूलना, पंख झड़ना, हरा पीला दस्त होना, अंडे कम देना, और इसमें 100% फेटल रेट देखने को मिलता है, मतलब मौत भी हो जाती है। और इसके बचाव के लिए वैक्सीन दी जाती है, जो कि 1 से 7 दिन की जो मुर्गियां बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है। और भी जैसे लासोटा है, R2B स्ट्रेन का उपयोग भी वैक्सीनेशन में किया जाता है। बहुत ही खतरनाक है ये, ऐसे मान लिया एकदम नाइटमेयर है पोल्ट्री के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स। पशुओं में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हीमोग्लोबिन आप जानते होंगे, ये ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है वो हीमोग्लोबिन ही होता है। ऑप्शन में कैल्शियम, आयरन, सोडियम और मैग्नीशियम। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनरल है वो है आपका आयरन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आवश्यक खनिज है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक ले जाता है। लोहे की कमी से एनीमिया, जिसको रक्ताल्पता बोलते हैं, हो जाता है। और इसके स्रोत क्या है, वो हरी चारा है, खली हो गया, अंडे का पीला भाग हो गया। लिवर 1 कैटल में 50 से 60 मिलीग्राम पर किलोग्राम आयरन रक्त में होता है। और विटामिन B12 भी आरबीसी बनाने में सहायक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन काउ इज। तो भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में यहाँ पर है बॉस टॉरस, बॉस इंडिकस, बुबैलिस बुबैलिस, कैप्रा हेरिकस। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बॉस इंडिकस। यहाँ पे तो इंडी से समझ सकते हैं कि इंडिया की मतलब कुछ होगा, तो ये इंडियन कैटल है, इसको बॉस इंडिकस बोलते हैं। इसका एक और नाम है जेबू कैटल। इसकी पहचान क्या है, कुबड़ होना। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो बेसिक डिफरेंस रहता है इंडियन और फॉरेन ब्रीड में। तो अपनी जो इंडियन ब्रीड होती है इनमें ऊपर एक ऐसा उभार सा देखने को मिलता है जानवरों में, जिसको कुबड़ या हम्प बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये अगर हम्प है तो वो कैसी ब्रीड है, वो इंडियन ब्रीड है। अगर वो हम्प लेस है तो वो फॉरेन ब्रीड है। तो यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, ठीक है, तो जो ये बॉस टोरस है ये फॉरेन ब्रीड का, ये अपना नहीं है। बॉस इंडिकस इंडियन ब्रीड है, बुबैलिस ये भैंस का है, कैप्रा हेरिकस बकरी का है। ठीक है, ये बकरी का आपको पता होना चाहिए। ये गोट का साइंटिफिक नेम है। ऐसे ही जो सीप होती है, सीप का क्या होता है, वो भी सेरीज होता है। ये बफेलो का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ग्लैंड सेक्रीट्स मिल्क इन मैमल्स। तो मैमल्स में कौन सी ग्रंथि दूध स्रावित करती है, वो पूछा गया है। ऑप्शन में थायराइड है, पिट्यूटरी है, मेमरी है और एड्रिनल ग्लैंड है। तो दोस्तों जो मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मेमरी ग्लैंड होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर एक मैंने अडर का डायग्राम लगाया हुआ है, इसमें ये एल्व्यूलाई हैं, लोब्यूल कंटेनिंग एल्व्यूलाई है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मेजर डक्ट्स, ग्लैंड सिस्टर्न, ये टेल सिस्टर्न है, और ये टीट मीटर्स। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो बात करें मेमरी ग्लैंड में, तो ये क्या करता है, मिल्क सेक्रीशन का काम करता है, जिसको हम लैक्टेशन बोलते हैं, प्रॉपर टर्म है। और जो अलग अलग ग्लैंड दी गई, जैसे थायराइड हो गया, थायराइड क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो दूध स्राव के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एड्रिनल क्या है, इसमें एड्रिनलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। दूध स्राव में प्रोलैक्टिन, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, लेट डाउन रिफ्लेक्स और ग्रोथ हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग क्यों की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मीट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन और ये ऊन उत्पादन। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका वो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है,
और स्टेट की बात करें तो आपका जो उत्तर प्रदेश है वो एकदम टॉप पे है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। और इंडिया को क्या बोला था, मिल्क बॉल ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है ब्रूसेलोसिस इन कैटल मेनली कॉज। तो जो ब्रूसेलोसिस है वो क्या काज करता है, क्या कारण मतलब होता है इसका, तो क्या रीजन है, तो ब्लाइंडनेस, एबॉर्शन, लैमनेस और डायरिया। तो जो ब्रूसेलोसिस है उसमें क्या हो देखने को मिलता है हमें, जो है गर्भपात देखने को मिलता है। बहुत ही खतरनाक ये सिनेरियो हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी बेबी फीमेल एनिमल के अंदर होता है वो प्री मैच्योर ही मतलब एबॉर्शन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इससे क्या है कि जो ब्रूसेलोसिस एबॉर्टस है बैक्टीरिया से होता है, पहली बात तो ये, जिसको हम बैंक्स डिजीज भी बोलते हैं, जो मुख्य रूप से गर्भपात 5 से 8 महीने में करवा देता है, मतलब ये सीन हो जाता है। यह कोटेजियस एबॉर्शन भी कहलाता है। अन्य लक्षण क्या है, रिटेंड प्लेसेंटा, इनफर्टिलिटी, अर्थराइटिक जॉइंट्स, एंडुलेंट फीवर, जूनोटिक डिजीज है, ये पशु से मनुष्य में फैलती है, ठीक है। जो फिर R51 स्ट्रैंड वैक्सीन से इसकी रोकथाम हमें देखने को मिलती है। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जो भी डेयरी फार्मिंग वाले फार्मर रहते हैं, जो उनकी फार्मिंग यूनिट्स लगी रहती हैं। यहाँ पर एक बार इस डायग्राम में समझ सकते हैं इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो पहला तो ये रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन, दूध का उत्पादन एकदम कम हो जाता है, ठीक है। बर्थ ऑफ वीक का, जो भी बच्चे अगर हो भी जाते हैं तो बहुत ही कमज़ोर पैदा होते हैं, तो जनरली ये 5 से 7वें महीने के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें लिखा है इन्फेक्टेड काउज यूजुअली अबाउट मंथ्स। ज़्यादातर क्या होता है कि जो गाय इससे अफेक्टेड होती है तो एक बार ही मतलब ऐसा उन्हें देखने को मिलता है, बट कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें लगातार हमें ऐसा देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाला सीन हो जाता है। इसमें क्या है कि डिक्रीज फर्टिलिटी, जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है, पुअर कॉन्सेप्शन रेट्स, मतलब पहली बार सफल भी नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इन्फेक्शंस अक्सर हो जाते हैं। तो ये सारे रीजन थे इस डिजीज़ के। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज जो भी चला रहे हैं यहाँ पे चैनल पे, अगर आप प्रॉपर देखते रहेंगे तो आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन सीरीज से देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे, और यही लेवल जो है वहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम, जैसे आज वाला जो था ये पीजी ग्रुप वालों के लिए था, पीसीबी वालों के लिए भी लेक्चर आने वाले हैं, और स्पेशली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको भी बहुत ही जल्द हम चैनल पर अपलोड करा देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स की तैयारी बाकी हम सीरियसली होकर कर रहे हैं तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी अपडेट और अपने क्वेश्चन भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।